नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेकेंड ईयर के पेपर डीएड स्पेशल एजुकेशन HIID सेकेंड ईयर का पेपर जो है उसमें कंटेंट एंड मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है 1.1। अब जब जो 1.1 है आपका वो है यहाँ पर 1.1 है साइंस डेफिनीशन एम्स, यानी कि जो साइंस है उसकी परिभाषा, उद्देश्य और लक्ष्य है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो सबसे पहले तो साइंस क्या है। अगर हम साइंस के बारे में बात करें तो क्या है, एक व्यवस्थित और संगठित निकाय है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, अवलोकन, प्रयोग और तार्किक तर्क के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया और उसकी घटनाओं की व्याख्या करना। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य ब्रह्मांड और उसकी गहरी समझ विकसित करना है। मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उस ज्ञान का उपयोग करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इसमें जो इसके उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले है प्राकृतिक यथासंभव सही वर्णन करने के लिए, मतलब नेचुरल टू डिस्क्राइब एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। तो इसमें जो प्राकृतिक घटनाओं की, अगर हम दुनिया का वर्णन करने की बात करें तो इसमें विज्ञान जो है प्राकृतिक दुनिया का यथासंभव या सही निष्पक्ष वर्णन करना चाहता है, जिसमें क्या होता है, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनको मापना चाहता है, उसके जो मॉडल है उनको विकसित करना चाहता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइंस है दुनिया का वर्णन क्यों करना चाहता है, दुनिया को समझने के लिए, उन्हें मेजर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करना। प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या में क्या है, इसमें विज्ञान का जो उद्देश्य है वो ये बताता है कि कोई भी घटना क्यों घटित हुई है। ठीक है, कैसे घटित हुई है। और नेक्स्ट है भविष्यवाणी करने के लिए। तो जो भविष्यवाणी करने के लिए है, इसमें विज्ञान भी क्या करता है, वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव जीवन को बेहतर बनाना। मानव जीवन को बेहतर कैसे बना सकता है, विज्ञान का उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और उसके जो ज्ञान की खोज है उनका उपयोग करना है। ठीक है, तो ये चार आपके उद्देश्य हैं, इनको आप डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1.2 है आपका मैथमेटिक्स डेफिनीशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब मैथमेटिक्स क्या है, डेफिनीशन क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं मैथमेटिक्स क्या है। तो इसमें जो गणित के लक्ष्य और उद्देश्य, अध्ययन के स्तर विशिष्ट उपक्षेत्र के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, हालांकि सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों में शामिल हैं। ठीक है, तो इसके सबसे पहला इसमें है संख्याओं, आकृतियों और मात्राओं के गुणों और संबंधों को समझना। ठीक है, जो भी इनके गुण हैं और संबंध हैं उनको समझना और उनका वर्णन करना। ठीक है, अब नेक्स्ट है तार्किक विश्लेषण, तार्किक और विश्लेषण रूप से तर्क करने और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता विकसित करना। मूर्त और अमूर्त में डिफरेंस क्या है आप बताइए। ठीक है, गणितीय समस्याओं को हल करने और वास्तविक दुनिया की स्थितियों में गणितीय अवधारणाओं को लागू करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट है गणितीय विचार, अवधारणा और की सुंदरता, गहरी प्रशंसा विकसित करना। नेक्स्ट है गणित और संबंधित क्षेत्रों जैसे भौतिक इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान में भविष्य के अध्ययन की गणितीय ज्ञान की उन्नति में योगदान देना। जैसे मतलब बहुत नई नई खोज हो रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसकी जो उन्नति है उसमें योगदान। उसके अलावा अनुसंधान और नवाचार की तैयारी। अनुसंधान और नवाचार का मतलब जैसे हर कुछ नया होता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें फ़ोन, उसके बहुत सारे वो आ रहे हैं, तो उसमें क्यों आ रहे हैं नए नए वर्जन, क्योंकि उसमें खोज हो रही है, रिसर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो अनुसंधान और जो नवाचार है उसकी तैयारी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक साइंस, एनिमल, वेजिटेशन, ह्यूमन बॉडी, फूड, हेल्थ एक्सेट्रा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें जो बुनियादी 1.3 जो आपका है, इसमें क्या है, बुनियादी विज्ञान की मौलिक समझ पशु, वनस्पतियों और मानव शरीर, भोजन, स्वास्थ्य आदि। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं बुनियादी जीव विज्ञान में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक और पृथ्वी विज्ञान सहित कई प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं। तो इसमें जो
इसमें बुनियादी विज्ञान की जो मौलिक निकाय हैं या फिर मतलब इनको अगर हम समझें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला एनिमल है। अब जानवर जो है वो बहुकोशीय जीव कहलाता है, ठीक है। उन्हें स्थानांतरित करने, उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उपभोग करने या फिर प्रजनन करने की क्षमता की विशेषता होती है, ठीक है। जानवरों को उनकी जो शारीरिक विशेषता होती है या व्यवहार होता है, आवास जैसे विभिन्न जो भी मानदंड होते हैं उनके विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वनस्पति। तो वनस्पति क्या है, एक विशेष क्षेत्र है जिसमें उगने वाले पौधों को संदर्भित किया जाता है, क्लियर है। फिर है मानव शरीर। मानव शरीर क्या है, मानव शरीर एक जटिल जीव है जो विभिन्न अंग और प्रणालियों से बना होता है। इसमें जैसे तंत्रिका तंत्र होता है, संचार प्रणाली होती है, श्वसन नली, पाचन तंत्र, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फूड, भोजन। तो भोजन क्या है, भोजन किसी भी पदार्थ को संदर्भित करता है, जैसे जो बैलेंस्ड डाइट होती है आपकी, जिसका सेवन शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व, उसके अलावा बैलेंस्ड डाइट प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका हेल्थ, ठीक है। तो जो हेल्थ है, स्वास्थ्य का तात्पर्य किसी व्यक्ति को के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य सहित समग्र कल्याण से है। मतलब स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक और सामाजिक सभी का कल्याण हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1.4 है आपका बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इसमें बुनियादी गणितीय गणना और अवधारणाएं, मतलब इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है जोड़ और घटाव। जोड़ और घटाव में क्या होता है, जब जोड़ जो होता है दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़कर योग प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जबकि घटाव दो संख्याओं के बीच अंतर खोजने की प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे 2 + 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो योग मिल गया। 2 + 5 अगर हम करते 2 + 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। वही 5 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इसका योग मिल जाता है, ठीक है। गुणा और भाग। गुणा बार बार जोड़ने की प्रक्रिया है, जबकि भाग ये पता लगाने की प्रक्रिया है कि संख्या दूसरी संख्या में कितनी बार आती, ठीक है। नेक्स्ट है भिन्न। भिन्न किसी पूर्ण के एक भाग या दो राशियों के बीच अनुपात को व्यक्त करने का तरीका है। नेक्स्ट है दशमलव। दशमलव क्या है, 10 प्रणालियों में भिन्न को व्यक्त करने का तरीका। जैसे दशमलव बिंदु पूरी संख्या को भिन्नात्मक भाग से अलग कर देता है। जैसे हम अगर यहाँ पर बात करें तो अगर जैसे दशमलव की बात करें तो अगर यहाँ पर 0 है और 0 की जगह पे पॉइंट लगा देंगे तो क्या होगा, 0.2 हो जाएगा, ठीक है। 25 हो जाएगा, मतलब ये अलग कर देता है। नेक्स्ट है प्रतिशत। तो प्रतिशत क्या होता है, एक भिन्न को 100 के भाग के रूप में व्यक्त करने का एक तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट है बुनियादी ज्यामितीय। ज्यामितीय गणित की वो शाखा है जो वस्तुओं के आकार और आकार स्थिति से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, वस्तुओं के आकार और उसकी जो स्थिति है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है मूल सांख्यिकी। मूल सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी गणित की वो शाखा है जो डेटा के संग्रहण, विश्लेषण और व्याख्या से संबंधित है, ठीक है। संख्याओं का क्रम जो है वो क्या है, उस क्रम को निर्धारित करता है जो गणित संक्रियाएं की जानी चाहिए। चर क्या है, चर वे प्रतीक हैं जो गणितीय समीकरण या सूत्र में मात्रा या मान का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। 1.5 जो है आपका कोरिलेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ अदर सब्जेक्ट। अब इसमें सबसे पहला भौतिक विज्ञान है, ठीक है। कोरिलेशन, इसका जो मतलब है कोरिलेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ अदर सब्जेक्ट। तो ये जो है आपका इसमें क्या है कि इसकी हिंदी क्या होगी, विज्ञान और गणित के भीतर और अन्य विषयों के साथ क्या सहसंबंध है। तो सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान का देखते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है, वो शाखा है जो पदार्थ, ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करती है, ठीक है। क्या है, इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, पदार्थ और ऊर्जा, ठीक है। पदार्थ, ऊर्जा और उनकी जो परस्पर क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अब गति, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जैसी घटनाओं के लिए बीजगणित और ज्यामितीय पर बहुत अधिक निर्भर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बीजगणित
और जो ज्यामिति है वो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वो शाखा है, इसमें क्या होता है, जो पदार्थ के गुणों और संरचना और व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। अब इसमें किसी भी घटना को समझने के लिए गणितीय अवधारणा जैसे स्टोइक्रोमेट्री या फिर कैनेटिक्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या है, इसमें जीव विज्ञान वो शाखा है जिसमें जीवित जीवों और पर्यावरण के साथ उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें जैविक डेटा का विश्लेषण करने और जैविक प्रक्रिया को समझने के लिए सांख्यिकी जैसी गणितीय अवधारणाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर विज्ञान क्या है? वो शाखा है जो कंप्यूटर और कंप्यूटिंग के अध्ययन से संबंधित है। जैसे विज्ञान कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम को डिज़ाइन और विश्लेषण करने के लिए एल्गोरिदम, असतत गणित और तर्क जैसी गणितीय अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरणीय विज्ञान। पर्यावरणीय विज्ञान क्या है? जो पर्यावरण के अध्ययन या मानव समाज के साथ इसकी अंतःक्रिया से संबंधित है। इसमें क्या होता है, डेटा का विश्लेषण करते हैं, जो भी पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं या भविष्यवाणी करने के लिए इसमें स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लासरूम। ये आपकी यूनिट है 2.1 है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट फॉर टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं तो ये ज़रूर लिखें, सबसे पहले हियरिंग इम्पेयरमेंट डिफाइन करना है और उसके बाद डिफाइन करना है कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट फॉर टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका जो अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ विज्ञान और गणित शिक्षण के लिए कौन सी जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके शैक्षिक निहितार्थ क्या होते हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एक सेंस अफेक्टेड होती है। जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड है ना, तो इसमें क्या होता है, सुनाई नहीं देता। ऑडिटरी जो सेंस होती है वो अफेक्टेड होती है, बहुत कम होती है या तो बिल्कुल नहीं होती है। तो इसलिए जब भी हम इनके एजुकेशन की बात करते हैं तो हम विजुअल ऐड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार BAKT बताया है ना, BAKT का यूज़ कर सकते हैं। BAKT जैसे ऑडिटरी है तो ठीक है, विजुअल कर सकते हैं। ठीक है, विजुअल के अलावा क्या कर सकते हैं, ऑडिटरी कर सकते हैं। ठीक है, ऑडिटरी के अलावा क्या कर सकते हैं, काइनेस्थेटिक कर सकते हैं। काइनेस्थेटिक के अलावा टेक्टाइल। ठीक है, ये सारी ये मल्टी सेंसेस का यूज़ कर सकते हैं बच्चों को एजुकेशन सिखाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा रिटन मटेरियल उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी जैसे हियरिंग एड दिला सकते हैं। जैसे बच्चे को अगर किसी चीज़ की नीड है, प्रोजेक्टर चाहिए या उससे रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, सहायक चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। एडॉप्ट ऑफ टीचिंग नीड्स, अगर बच्चों को ज़रूरत है एडॉप्टेशन की, कंटेंट नहीं समझ में आ रहे हैं, चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो उसमें एडॉप्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आवास प्रदान कर, मतलब एकोमोडेट कर सकते हैं उनको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 2.2 जो है आपका प्लानिंग टू ओवरकम प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि ये जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है। पॉइंट क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं और सीमाओं को दूर करने के लिए योजना बनाना। ठीक है, अब इसमें कैसे हम योजना बना सकते हैं, तो शिक्षण और सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, उसमें कई अलग अलग कारक शामिल होते हैं। ठीक है, कैसे प्रॉब्लम मतलब कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, तो सबसे पहले समस्याओं और सीमाओं की पहचान कर सकते हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या लिमिटेशन है, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, डेवलप प्लान, मतलब एक प्लान डेवलप करेंगे जिसमें बच्चे के लिए जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी योजना हमने बनाई है उसको लागू करेंगे। एक बार जो भी योजना कि क्या करना, मतलब कक्षा में कैसे हमें बच्चों को पढ़ाना है, किन चीज़ों में संशोधन की ज़रूरत है, कौन कौन सी गतिविधियां शामिल करनी है, ठीक है, या अतिरिक्त संसाधन प्रोवाइड करवाना है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें
योजना को लागू करेंगे। फिर उसके बाद प्रोवाइड सपोर्ट, सहायता प्रदान करें। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे उनको जो भी सहायता चाहिए, जैसे सीखने में दिक्कत हो रही है या फिर ज़्यादा टाइमिंग चाहिए, जैसे 9 टाइप्स ऑफ एडॉप्टेशन मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया ना कि साइज़ का एडॉप्टेशन कर सकते हैं, अगर साइज़ बड़ी है तो उसको छोटी कर सकते हैं, अगर टाइम का कर सकते हैं, अगर टाइम कम है तो बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं एज़ पर नीड्स, ठीक है। उसके अलावा हम सपोर्ट लेवल का भी असेसमेंट कर सकते हैं, एडॉप्टेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके की हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट उसकी जो प्रगति है या उसकी जो प्रोग्रेस है उसका रोज़ाना उसको इवेलुएट करेंगे कि बच्चा कैसे सीख रहा है, मतलब कितना सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है, ठीक है। और इस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2.3 एडॉप्टेशन, एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब एडॉप्टेशन क्या होता है, तो हम अगर इसमें नहीं देखें तो इसमें जो लिखा हुआ है, अगर हम ऐसे बात करें, एडॉप्टेशन मतलब अनुकूलन मतलब जैसे बच्चे की आवश्यकता होती है उसके आधार पर जो भी चीज़ें होती हैं उनको ढालना, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो टीचिंग मेथड हो। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें समस्या पता लगाना होगा कि समस्या कहाँ पर आ रही है, और जब समस्या पता चल जाती है तो हम उसका एडॉप्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें समायोजन और संशोधन दोनों शामिल हो सकता है। एकोमोडेशन का मतलब क्या है, पाठ्यक्रम तक पहुंच प्रदान करने में बच्चों को की मदद करना, ठीक है। या फिर जो पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन, जैसे आवास पाठ्यक्रम की सामग्री या कठोरता को हम नहीं बदलते हैं, जिस तरीके से कैरिकुलम होता है उसकी जो कठोरता होती है उसको नहीं बदलते हैं। जैसे हम एडॉप्टेशन में क्या करते हैं, जो हार्ड वर्ड होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, बट एकोमोडेशन में क्या करते हैं, हम रिमूव नहीं करते, हम स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं। किस रणनीति से सिखाना है वो रणनीति हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन क्या होता है, व्यक्तिगत छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्य की सामग्री या कठोरता को समायोजित करने की, सीखने या माहौल में पाठ्यक्रम में किए गए परिवर्तन, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसमें संशोधन कर देंगे, ये क्या कहलाता है आपका मॉडिफिकेशन। क्लियर है? एडॉप्टेशन में बच्चों के अनुकूल चीज़ों को हम बना देते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे की नीड होती है, यानी कि एज पर नीड हम क्या करते हैं, चीज़ों को चेंज कर देते हैं, ठीक है, एज पर नीड। लेकिन एकोमोडेशन में क्या करते हैं, हम चेंज नहीं करते हैं, मतलब जो चीज़ें जैसी होती हैं वो वैसे ही सिखाते हैं, बट हम क्या करते हैं उसमें स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं या फिर विकल्प रखते हैं चीज़ों को करवाने के लिए, ठीक है। जैसे बच्चा 50 मिनट में असाइनमेंट नहीं कर पा रहे तो हम उसे और एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, बट उन चीज़ों को चेंज नहीं करते, ठीक है। मॉडिफिकेशन में क्या करते हैं, हम संशोधन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं जो चीज़ होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 2.4 एड्स एंड इक्विपमेंट्स ऑफ टीचिंग साइंस मैथमेटिक्स, ठीक है। वैसे बहुत सारे होते हैं, विजुअल ऐड और ऑडियो विजुअल ऐड, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसमें विज्ञान सहायता उपकरण में मैंने ले लिया है, विज्ञान में सहायक उपकरण जो भी हैं वो क्या माइक्रोस्कोप होते हैं, टेलीस्कोप होते हैं, बैलेंस, थर्मामीटर, बीकर, टेस्ट ट्यूब, सुरक्षा के चश्मे, ये सारे शामिल हो सकते हैं, ठीक है। गणित और सहायता उपकरण के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर, मैनिपुलेटिव रूलर, प्रोट्रैक्टर, कंपास, ठीक है, ग्राफिंग टूल्स, ये सब शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें असिस्टिव टेक्नोलॉजी, तो एक स्क्रीन रीडर ले सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर या फिर स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, ध्वनि पहचानना सॉफ्टवेयर, इस तरीके से चीज़ें ले सकते हैं। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, जैसे उस पर चीज़ों को लिख के मिटा सकते हैं और मतलब डिजिटल होता है। तो इस तरीके से चीज़ें हम गणित और विज्ञान पढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो भी एड्स एंड इक्विपमेंट है उनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2.5 अब 2.5 जो है वो क्या है,
2.5 है रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ गुड साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर। यहाँ पर पूछा है कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं जो एक अच्छे मैथमेटिक्स और साइंस के शिक्षक की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें विषय वस्तु की विशेषज्ञता, मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए, और जो टीचिंग स्किल्स है वो क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो प्रभावी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा काउंसलिंग करना आना चाहिए। उसके अलावा अपने जो भी स्टूडेंट और टीचर की जो रिलेशन है उसको समझना चाहिए। ठीक है, फ्लैक्सिबल होना चाहिए, बच्चों के हिसाब से बच्चों की नीड को पूरा करने वाला होना चाहिए। ठीक है, उसको बच्चे के लेवल को समझना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 3 मैथड ऑफ टीचिंग एंड स्किल्स ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब शिक्षण विज्ञान और गणित के शिक्षण और कौशल के तरीके। तो 3.1 है एन ओवरव्यू ऑफ मैथड ऑफ टीचिंग। इसमें सोर्सेज मैथड है, डिस्कवरी मैथड है, प्रोजेक्ट मैथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेवे मैथड है, फील्ड स्टडी मैथड है, ऑब्जर्वेशन मैथड है, पेंडुलम मैथड है, कोरिलेशन मैथड है, डिस्कशन मैथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सोर्सेज मैथड, यानी कि स्रोत विधि। स्रोत विधि क्या है, इस विधि में क्या होता है, जो व्याख्यान या पठन या फिर उससे अन्य जो शिक्षण सामग्री होती है उनमें छात्रों को जानकारी प्रस्तुत करना। ठीक है, स्रोत पद्धति नई अवधारणा को प्रस्तुत करने और पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करने के लिए उपयोगी है। ठीक है, लेकिन ये छात्रों को उलझाने या महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने के में प्रभावी नहीं है। अब इसमें इसके जो स्टेप हैं वो है, सबसे पहले शोध प्रश्न या विषय को सबसे पहले परिभाषित करना, स्रोतों की पहचान करना, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो सही है या नहीं, उनका मूल्यांकन करना, स्रोतों का चयन करना, कौन से कंटेंट आपको कौन से स्रोत लेने हैं, और उसके बाद सूचनाओं का संश्लेषण। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है खोज विधि, यानी कि डिस्कवरी मेथड। अब जो डिस्कवरी मेथड है वो क्या है, ये विधि छात्रों को, जो डिस्कवरी का मतलब अन्वेषण भी होता है और खोज विधि भी होती है, तो इसमें क्या करते हैं, पूछताछ के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। खोज विधि है ना, तो जैसे कोई चीज़, कोई कंटेंट दे दिया बच्चों को और उनको खोज के लाने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो इसमें वैज्ञानिक अवधारणा का पता लगाने, अपनी स्वयं की जो इमेजिनेशन, परिकल्पना होती है, और उसमें प्रयोग विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसके जो स्टेप हैं, इसमें सबसे पहले अवलोकन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, या उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो मतलब क्या दिखाई देता है खोजने के बाद, बच्चा किस तरीके से जो भी कंटेंट है या फिर किस तरीके से वो कंटेंट को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मैथड। प्रोजेक्ट मैथड किसने डेवलप किया था, आप सबको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, किलपैट्रिक ने। ठीक है, किसने डेवलप किया था, किलपैट्रिक। ठीक है, ये कौन थे, किसके शिष्य थे, जॉन डीवी के शिष्य थे। ठीक है, तो इसमें विद्यार्थी निश्चित समय अवधि में क्या करता है, एक परियोजना, प्रोजेक्ट पर कार्य करता है। ठीक है, इसमें अक्सर वास्तविक दुनिया की समस्याएं शामिल होती हैं, जैसे हम मॉडल बनाने के लिए बोलते हैं बच्चों को। ठीक है, कोई भी TLM से रिलेटेड, अगर बच्चा, फॉर एग्जांपल अगर हमने दे दिया बच्चों को जल के स्रोत बना के लाना है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने उसको प्रोजेक्ट दे दिया, उसमें वास्तविक दुनिया की जो भी समस्याएं होती हैं वो शामिल होती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग स्टेप में सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर रिसर्च करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल से बनाना है, कैसे बनेगा, फिर डिज़ाइन देखते हैं, फिर उसको लागू करते हैं, फिर वो जो बन के तैयार हो जाता है, तो ये देखना होता है कि जिस तरीके से हमने प्लानिंग करी थी उसी तरीके से बना है, या फिर उससे ज़्यादा अच्छा बना है या उससे बेकार बना है। तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन उसका दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है, ये विधि जो होती है, मतलब जैसे कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने पर ये बल देती है छात्रों को समाधान खोजने या करने के लिए वैज्ञानिक अवधारणा और विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो इसमें समस्या की पहचान करना,
ठीक है। सबसे पहले शामिल है समस्या का विश्लेषण शामिल है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, समस्या उत्पन्न करना, कि समस्या जो भी आई है वो समस्या क्या है, समस्या का के समाधान का चयन ढूंढते हैं, फिर समाधान को लागू करते हैं और अंत में क्या देखते हैं कि समस्या सॉल्व हो गई, इसलिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्ले आधारित गतिविधियाँ, सीखने की सुविधा खेल। इसमें क्या करते हैं, खेल में सीखने के लिए उनको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। जैसे बच्चों को प्ले करने के लिए दे दिया और उसमें मतलब कोई भी वो दे दिया, उस पर प्ले करने के लिए बोल दिया, और बच्चा अगर उसमें क्या होता है, बच्चे को उसकी जो जिज्ञासा होती है वो बढ़ती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फील्ड स्टडी मेथड। फील्ड स्टडी मेथड का मतलब क्या होता है, कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, आपका उद्देश्य होता है, जिसको लेके मतलब हम स्टूडेंट को बाहर लेके जाते हैं या आउट ऑफ कॉलेज, जैसे दूसरे कॉलेज या फिर किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे लेके जाते हैं, ऐतिहासिक भूमि पे लेके जाते हैं, स्थान पर लेके जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसका जो स्टेप होता है, सबसे पहले एक शोध प्रश्न या समस्या की पहचान करना। जैसे आपके सिलेबस में विजिट, ठीक है, विजिट करवाने के लिए, तो वो एक समस्या है कि आपको विजिट करवाना है। फिर अनुसंधान करते हैं कि कौन कौन से स्कूल ले जा सकते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, आप वहाँ की जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, फिर आप उसको चेक करते हैं कि जो भी आपने डेटा लाया है वहाँ से वो सही है या नहीं। फिर नेक्स्ट है अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मैथड। इसमें क्या होता है, मतलब इसका अगर हम इस नाम पे जाएं, ऑब्जर्वेशन का मतलब अगर मीनिंग पे जाएं तो इसमें है आँखों के द्वारा देखना, मतलब जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनका अवलोकन करना। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले समस्या की पहचान होती है, फिर अवलोकन विधि का चयन करते हैं कि किस विधि से करना है, सर्वे करना है, क्वेश्चन आयर करना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करना है। फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद डेटा का विश्लेषण करते हैं, उसके बाद निष्कर्ष और सिफारिशें। ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो सही है, हमारी समस्या के अकॉर्डिंग उसका हल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है पेंडुलम विधि। इस विधि में छात्रों को अवधारणा की गहरी समझ विकसित करने में मदद करने के लिए वैज्ञानिक अवधारणा के कई उदाहरण प्रस्तुत करना शामिल है। जैसे एक से अधिक उदाहरण दे सकते हैं। तो इसमें चरण या समस्या किए जाने वाले निर्णय की पहचान करना। सबसे पहले उसमें क्या है, समस्या या उस में किए जाने वाले निर्णय की पहचान करना। उसके बाद विकल्पों की सूची बनाना, पेंडुलम तैयार करना, प्रश्न पूछना, पेंडुलम की गति का अवलोकन करना। नेक्स्ट है कोरिलेशन, सहसंबंध। इस विधि में क्या होता है, वैज्ञानिक अवधारणाओं को वास्तविक दुनिया और जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उससे जोड़ना शामिल होता है। इसमें जुड़ाव को समझ, मतलब जो विद्यार्थियों के जुड़ाव होते हैं, उनके समझ होते हैं, उनको बढ़ावा देने में ये प्रभावी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अध्ययन किए जाने वाले चर क्या होते हैं, उनकी पहचान करना, उसके बाद सहसंबंध गुणांक की गणना, फिर परिणामों का विश्लेषण, फिर परिणामों की व्याख्या करना शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में फॉर एग्जांपल जैसे हम क्लास में बैठे हुए हैं, कोई टॉपिक है और उस पर सभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उस पर सभी चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, आलोचनात्मक सोच और सहयोग मतलब बच्चों की जो सहयोग की भावना होती है और आलोचनात्मक सोच होती है वो बढ़ती है। ठीक है। इसमें इसकी जो स्टेप है, सबसे पहले एक मंच की स्थापना, जैसे चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे कोई हॉल हो, कहीं भी उसकी स्थापना। फिर उसके बाद ये भागीदारी को प्रोत्साहित करना, कौन कौन भाग ले रहा है। उसके बाद चर्चा को सुविधाजनक बनाना, मतलब जो भी चर्चाएं करनी है उसको सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट है 3.2। तो इसमें पूछा है एन ओवरव्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स, होल टू पार्ट ऑफ टीचिंग, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एम्पेरिकल टू रेशनल, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, नोन टू अननोन, पर्टिकुलर टू जनरल। मतलब शिक्षण के सिद्धांत का अवलोकन, सरल से जटिल की ओर, संपूर्ण से भाग की ओर, अनुभवजन्य से तर्क संगत की ओर, ठोस से सिद्धांत, ठोस से, इसमें शायद थोड़ा सा वो हो गया, ठोस से मूर्त से अमूर्त की ओर कर सकते हैं, शिक्षण से ज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये क्या है। इसको मैक्सिम ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं। ठीक है। यानी कि शिक्षण के सूत्र भी बोलते हैं।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब भी हम टीचिंग कर रहे हैं, तो ये यूज़फुल होते हैं। अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारी टीचिंग बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं तो हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, सरल से जटिल की ओर, मतलब पहले सरल चीज़ें पढ़ानी चाहिए, सरल कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहिए, फिर धीरे धीरे क्या करना चाहिए, जटिल कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, जटिल विचार को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, फिर है संपूर्ण से अंश की ओर। इसमें क्या होता है, इसमें पहले छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सबसे पहले संपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझाना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, उनके छोटे छोटे पार्ट हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उनको समझाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अनुभवजन्य से तर्क संगत की ओर। ठीक है, इसमें क्या होता है, शिक्षण को अधिक अमूर्त या सैद्धांतिक विचारों की ओर हम क्या कर सकते हैं, पहले ठोस उदाहरण दे सकते हैं, फिर जो भी हमारे अनुभव हैं उससे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फिर लॉजिक की तरफ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है ठोस से अमूर्त। ठीक है, ठोस से अमूर्त में क्या है, सबसे पहले अमूर्त या सैद्धांतिक अवधारणा की ओर बढ़ने से पहले हमें ठोस उदाहरण के साथ शुरू करना चाहिए जो हमारे सामने शामिल है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं हम तो उसके बारे में बताना चाहिए, जिससे क्या होता है, इसमें बच्चों में इमेजिनेशन पावर अच्छी डेवलप होती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले हमें ज्ञात की चीज़ें बतानी चाहिए, फिर अज्ञात की चीज़ें। ठीक है, जो चीज़ें बच्चों को आती है, परिचित हैं पहले से, वो पहले बतानी चाहिए, और फिर बाद में जो चीज़ें उनको नहीं आती। फिर नेक्स्ट है विशेष से सामान्य। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है लेकिन यहाँ पर मेंशन है, विशेष से सामान्य। तो विशेष से सामान्य में क्या होता है, सबसे पहले जब भी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो विशिष्ट उदाहरण के साथ हम शुरू कर सकते हैं, ताकि इसमें छात्रों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है, फिर सामान्य चीज़ें बता सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3.3 स्किल्स, ड्रामेटाइजेशन, नरेशन, एक्सप्लेनेशन, स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं नाटकीकरण क्या होता है। ठीक है, नाटकीकरण क्या होता है, इसमें मतलब ये एक ऐसा हम कह सकते हैं ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई घटना होती है, प्रक्रिया होती है, या उसके जो तरीके होते हैं उसमें अभिनय करना शामिल है। इसमें क्या करते हैं, जैसे रोल प्ले करते हैं ना, कोई ऑब्जेक्टिव होती है, जैसे नशा मुक्ति केंद्र पे करना था बच्चों को, तो एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, उस पर नाटक करना था, नुक्कड़ नाटक करना था। ठीक है, तो इसमें जो घटना क्या थी कि लोगों को नशा मुक्ति की फ़ायदे बताने। ठीक है, तो इसमें घटना या प्रक्रिया के तरीके से अभिनय करना शामिल है, ताकि जो भी छात्र हैं उनको समझने और याद रखने में मदद मिले। जब हम ड्रामेटाइजेशन की बात करते हैं, रोल प्ले इसमें जो अभिनय करते हैं वो चीज़ें हमें डायलॉग बहुत ज़्यादा याद रहते हैं, तो इस माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कथन, नरेशन। इसमें क्या होता है, कहानी बताना या घटना को स्पष्ट आकर्षक तरीके से बताना। ठीक है, जैसे हम किसी को बताते हैं ना कहानी के, एक राजा था, ठीक है, उसकी बहुत सारी प्रजा थी, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, नैरेट करते हैं। बहुत ज़्यादा वो होता है कि आप कहानी को किस तरीके से बताते हो, कहानी कहना अलग होता है, कहानी अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। इसमें जो भी अवधारणा होती हैं या प्रक्रिया होती है, हम उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं और उन्हें संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करते हैं। स्टोरी टेलिंग, इसमें कहानी कहने की तकनीक का उपयोग करना शामिल है इसमें, ताकि बच्चे के सीखने को अधिक ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव बनाया जा सके। नेक्स्ट है रोल प्ले, भूमिका निभाना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो छात्र की विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं, रोल प्ले, किसी का रोल दे दिया, जैसे होता है टीचर्स डे पे लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी टीचर का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मतलब उस टीचर की मिमिक्री, उस टीचर की वो जैसा बिहेव करता है वो सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3.4 इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, साइंस फेयर एंड एग्जीबिशन। अब यहाँ पर पूछा है सबसे पहले प्रयोगशाला, पुस्तकालय, विज्ञान मेलों और प्रदर्शनियों का महत्व। ठीक है, तो क्या महत्व है आप बता सकते हैं, बहुत है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लैब, मैंने यहाँ पर वो कर दिया, बट यहाँ पर हम सबसे पहले पुस्तकालय, इसमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं, क्या क्या पूछी गई हैं,
एक तो लाइब्रेरी पूछी गई है, दूसरी क्या पूछी गई, साइंस फेयर एंड एग्जीबिशन पूछा गया, इनके इंपॉर्टेंस पूछे गए। लाइब्रेरी का क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि लाइब्रेरी जो है पुस्तकालय, पुस्तक पत्रिकाएं या फिर जो शोध पत्र होते हैं, मल्टीमीडिया संसाधन होते हैं, उन तक पहुंच प्रदान करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इनका महत्व क्या है, महत्व क्या है, यहाँ पर हम जाते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, ठीक है। हमारे लिए मटेरियल इजी टू मतलब एक्सेस होता है, इजी टू एक्सेस, हम आसानी से उसको एक्सेस कर पाते हैं। विज्ञान मेले क्या होते हैं, साइंस फेयर, विज्ञान मेले छात्र को व्यापक दर्शकों के लिए शोध और प्रयोगों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है। कैसे अवसर, इसमें क्या होता है, जैसे इसमें जो भी मतलब फेयर होते हैं, मेले होते हैं जैसे साइंस के, तो इसमें नए विचारों का पता लगाने या फिर जो स्वतंत्र शोध होते हैं या फिर उनके निष्कर्ष क्या होते हैं, बच्चों की जो कंपटीशन की भावना होती है वो क्या होती है, ये हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रदर्शन या एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में क्या होता है, इसमें जो भी नई चीज़ बनाते हैं, जो भी जैसे कोई तकनीक सामने आ गई या प्रदर्शित करने का कोई शानदार तरीका है, तो उसको हम क्या करते हैं, मतलब दर्शकों, जो भी दर्शक होते हैं उनके सामने पेश करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पूछा है यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। यूनिट ये 3.5 है आपका, ठीक है। 3.5 में क्या पूछा है, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। तो सबसे पहले यूनिट प्लान का नाम से आपको पता चल रहा है कि यूनिट की प्लानिंग करना, जैसे आपके सिलेबस में 5 यूनिट हैं, ठीक है। अब वो जो 5 यूनिट हैं उसमें से मैं एक यूनिट का बता रही हूँ, एक यूनिट की प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक ऑफ यूनिट, जैसे सब यूनिट्स में से हम क्या ले रहे हैं, कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, नंबर ऑफ लेसन कौन सा है, मतलब कितने लेसन हो चुके हैं, कितने टाइम में हमें उसको पढ़ाना है, ठीक है। सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग क्या यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ TLM क्या यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका यूनिट प्लान कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है लेसन प्लान। अब लेसन प्लान में मैंने हर्बेटेरियन लेसन प्लान मॉडल लिया है। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी, ये डेट हो गई, क्लास हो गया, पीरियड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लेसन नंबर कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन प्लान, जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मतलब सामान्य उद्देश्य और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में जैसे बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, जैसे साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, तो उनके प्रति रुचि उत्पन्न करना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या है कि हम बच्चे को क्या सिखाने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जोड़ सिखाने जा रहे हैं, गुणा सिखाने जा रहे हैं, भाग सिखाने जा रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे कि जोड़ और गुणा भाग सिखाना या फिर उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों में डेवलप करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें मटेरियल एड्स। तो इसमें क्लास रिलेटेड होता है और टॉपिक रिलेटेड होता है। क्लास रिलेटेड आपकी जो चौक, डस्टर, बोर्ड, ठीक है, ये पॉइंटर, ये सारी चीज़ें होती है। क्लास रिलेटेड आप कोई मॉडल लेके आ रहे हो, चार्ट पेपर लेके आ रहे हो, फ्लैश कार्ड लेके आ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज। जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, प्रीवियस बच्चे को पहले से क्या आता है उसको नए नॉलेज से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर हम नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना होता है, ठीक है। प्रस्तावना में प्रश्न पूछते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द एम, मतलब हमें जो टॉपिक पढ़ाना होता है उसके बारे में, ऐसे कि बच्चे आज हम जोड़ के बारे में जानेंगे, बच्चे आज हम घटाव के बारे में जानेंगे। फिर हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। प्रेजेंटेशन में जो भी हमने प्लान किया होता है, जो भी हमारे कंटेंट होते हैं, हम उनको शामिल करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बीच बीच में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन या डेवलपमेंटल क्वेश्चन करते हैं कि कितना बच्चे समझ रहे हैं या इन्वॉल्व होकर पढ़ रहे हैं। ब्लैक बोर्ड समरी होती है। एप्लीकेशन और रिकैप्चुलेशन होता है, मतलब जब पढ़ा लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, पुनः दोहराते हैं। होमवर्क देते हैं, ठीक है। और ये रेफरेंस है कि कहाँ से जो भी टॉपिक है वो कहाँ से ली। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 है जो आपका ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, विज्ञान और गणित की शाखाएं। तो 4.1 है आपका डोमेन ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब इसमें है डोमेन्स ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन विज्ञान के डोमेन पूछे हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान क्या है, जीवित मतलब जीव विज्ञान जो है वो उसमें क्या होता है, भौतिक और रसायन विज्ञान के 3 मुख्य प्राकृतिक विज्ञान हैं, जिसमें प्रत्येक के अध्ययन में अपने अलग अलग डोमेन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीव विज्ञान देखेंगे। जीव विज्ञान में क्या है, जीव विज्ञान जीवित जीवों और दूसरों के साथ बातचीत और उनके पर्यावरण का अध्ययन है। ठीक है, इसमें ये एक व्यापक और विविध क्षेत्र होता है। इसमें बहुत सारे उपविषय शामिल होते हैं। तो उपविषय कौन कौन से हैं, जैसे पहला है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान में क्या होता है, हम पौधों का अध्ययन करते हैं। दूसरा है जूलॉजी। जूलॉजी में हम क्या करते हैं, जानवरों का अध्ययन और उनके व्यवहार, उनकी जो संरचना होती है उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है अनुवांशिकी। इसमें लक्षणों की विरासत, जो भी लक्षण होते हैं उसमें कौन से होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। फिर है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के बीच क्या क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में भौतिक पदार्थ, ऊर्जा और उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन है। ये भी एक व्यापक क्षेत्र है और इसमें कई उपविषय शामिल हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं, तो पहला यांत्रिकी है। यांत्रिकी में क्या होता है, इसमें जो भी गति उत्पन्न होती है उनमें जो शक्तियाँ होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर है ऊष्म प्रवैगिकी। इसमें ऊष्मा का अध्ययन और ऊर्जा के अन्य रूपों में इसका संबंध क्या है उसका अध्ययन करते हैं। फिर है विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में जो भी कण होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। इसमें प्रकाश का अध्ययन और पदार्थ के साथ इसकी परस्पर क्रिया क्या होती है इसका अध्ययन करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान पदार्थों के गुणों, संरचना और इसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन होता है। इसमें भी कई उपविषय शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है कार्बनिक रसायन। तो इसमें जो कार्बन यौगिक के रसायन शास्त्र होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर है अकार्बनिक रसायन। इसमें गैर कार्बनिक यौगिक के रसायन शास्त्र का अध्ययन करते हैं। फिर है यहाँ पर व्यवहार के बीच संबंध का अध्ययन। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इसमें करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 4.2 डोमेन ऑफ अर्थमेटिक अलजेब्रा और ज्यामिति है। ठीक है, यहाँ पर भी अलजेब्रा हो गया, तो ये जो ज्योमेट्री है। ठीक है, ये आप यहाँ पर आप ज्योमेट्री कर लेना अपने सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो ज्योमेट्री है, इसमें अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति के क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज्यामिति गणित की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। यहाँ प्रत्येक क्षेत्र के डोमेन का अवलोकन दिया हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति। अंक गणित क्या है, गणित की वो शाखा है जिसमें संख्याओं के अध्ययन और उसकी जो भी फंडामेंटल संक्रियाएं हैं उसमें संबंधित हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है अर्थमेटिक में, जैसे जोड़ होता है, गुणा होता है, भाग होता है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है बीजगणित। बीजगणित में क्या होता है, गणित की वो शाखा है जिसमें प्रतीक के अध्ययन और उनके हेरफेर के नियम संबंधित होते हैं। जैसे समीकरण होता है, असमानताएं होती हैं, बहुपद होता है, कार्य, मैट्रिक जैसे जो भी विषय होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। बीजगणित में जो संख्याएं होती हैं, चर होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो भी सिंबल होते हैं उनका उपयोग करना, कुछ नियम के अनुसार उन सिंबल में हेरफेर करना शामिल होता है। ठीक है, फिर है ज्यामितीय, इसमें ज्योमेट्री। ठीक है, ज्यामितीय जो है गणित की वो शाखा है जो अंतरिक्ष में वस्तु के आकार, उनकी जो स्थिति होती है, अध्ययन से संबंधित होता है। तो इसमें क्या होता है, जो बिंदु होती हैं, कोण, रेखाएं, त्रिभुज, वृत्त, त्रिआयामी वस्तुएं जैसे गोले, शंकु, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4.3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी इन साइंस। विज्ञान में गणितीय भाषा और शब्दावली की समझ। ठीक है, तो इसमें जो गणितीय भाषा और शब्दावली विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसमें विशेष रूप से कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे क्षेत्रों में यहाँ मात्रात्मक विश्लेषण आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला चर है। चर क्या है, वह प्रतीक है जिनका उपयोग उन मात्राओं को दर्शाने के लिए किया जाता है जो बदल सकती हैं। ठीक है, चर क्या होते हैं, इसमें किन मात्राओं को दर्शाने के लिए किया जाता है जो बदल सकती हैं। ठीक है,
अब इसमें क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं वो देख लेते हैं। तो समय, दूरी और तापमान, ये चीज़ें आपकी बदल सकती हैं। दूसरा है समीकरण। समीकरण क्या होते हैं? वे कथन होते हैं जो चर के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। फिर है मात्रक। मात्रक क्या होता है? मात्रक के प्रयोग किसी चर के परिणाम को मतलब परिणाम को व्यक्त किया जाता है। रेखांकन क्या होता है? रेखांकन डेटा का दृश्य प्रतिनिधि है जो वैज्ञानिकों की जटिल संबंधों का विश्लेषण करने और व्याख्या करने की अनुमति देता है। सांख्यिकी है, जो भी आंकड़े हम इकट्ठे करते हैं उनका विश्लेषण करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, या फिर स्टैटिस्टिक का यूज़ करने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए, या प्रिडिक्शन करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलस। कैलकुलस गणित की वो शाखा है जो परिवर्तन के जो दर होते हैं समय के साथ छोटे छोटे परिवर्तनों में संचय से संबंधित होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4.4 में है आपका सबसे इम्प्लीकेशन ऑफ साइंस मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ। ठीक है, दैनिक जीवन में विज्ञान और गणित का क्या कार्यान्वयन है। ठीक है, तो जो विज्ञान और गणित है हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? पहले अगर उसको नहीं देखें तो सबसे पहले हम लेन देन करते हैं ना, डेली लिविंग की चीज़ें होती हैं, हमें अपने स्वास्थ्य को कैसे ध्यान में रखना है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए दैनिक जीवन में विज्ञान और गणित को कैसे लागू किया जाता है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य है, यानी कि हेल्थ। विज्ञान और गणित का उपयोग स्वास्थ्य सेवा में जो नए उपचार होते हैं, कौन से नए उपचार हैं, कौन से रोग हैं, उनके उपचार क्या हैं, रोगों का निदान कैसे कर सकते हैं, या सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी। अब ये प्रौद्योगिकी क्या है? यानी कि टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का कैसे हो सकता, मतलब इसमें क्या रोल है? तो विज्ञान और गणित एक आधुनिक तकनीकी का आधार है। मतलब जो भी चीज़ें साइंस की वजह से और मैथ की वजह से तो चीज़ें अभी नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नई नई चीज़ें, नए नए वर्जन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। जैसे कार है, विमान है, मतलब एरोप्लेन है, ट्रेन है, या कोई भी जितने भी परिवहन हैं उनको डिज़ाइन और विकास के विज्ञान में गणित का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त। वित्त क्या है? जैसे अर्थशास्त्र में गणित आवश्यक है, जहाँ उपयोग जो हम लेन देन करते हैं ना, दरों, निवेश, रिटर्न, जिसमें मैट्रिक्स की गणना के लिए, सांख्यिकी विश्लेषण का उपयोग, बाजार के रुझान की भविष्यवाणी करने के लिए। ठीक है, जो भी हम जो भी ब्याज लेते हैं, जो दर होते हैं, उनको समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट कुकिंग। कुकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स शामिल होती है। जैसे जब हम खाना पकाते हैं ना, तो उसमें समय कितने टाइम में बनता है, सटीक माप क्या क्या होती हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हम उसमें मिला रहे, तो इस तरीके से इसको डेली लिविंग में लागू कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 4.5 साइंस मैथमेटिक्स इन इंडिया, द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें जो हम अगर बात करें भारत के विज्ञान की, गणित में एक बहुत ही ज़्यादा समृद्ध इतिहास है, जिसमें बहुत सारा महत्वपूर्ण खोजें होती हैं। प्रगति हज़ारों साल बहुत ज़्यादा पुरानी है। जो मैथमेटिक्स और साइंस की जो हिस्ट्री हो बहुत ही पुरानी है। यहाँ भारत में विज्ञान और गणित के ऐतिहासिक संदर्भ की कुछ झलकियाँ हैं। जैसे गणित है, प्राचीन भारत में गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली के विकास और शून्य की जो शून्य था ना, उसकी अवधारणा की खोज की थी। ठीक है, उसके अलावा खगोल विज्ञान की हम अगर बात करें तो इसमें भारतीय खगोलविद दुनिया में कुछ शुरुआती खगोलविद थे, जिसमें रिकॉर्ड 5000 वर्षों से अधिक पुराने हैं। ठीक है, जैसे सौर और चंद्र ग्रहों की गति, पृथ्वी की घूर्णन क्षेत्र में बहुत सारी खोजें की हैं। फिर है चिकित्सा, जिसमें भारतीय चिकित्सा का एक लंबा इतिहास है। आयुर्वेद आया प्रथाओं, उसके बाद उसके कई ग्रंथ के साथ साथ भारतीय चिकित्सा प्रणाली जो प्रकृति उपचार और समग्र पर चिकित्सा पर जोर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है भौतिक। भौतिक में भारतीय भौतिकविदों ने भौतिक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें वही शून्य अवधारणा का विकास। ठीक है, तो ये सारी इसकी साइंस है, आप लिख सकते हैं, इसकी हिस्ट्री है। ठीक है, विज्ञान और धर्मों में भी बहुत ज़्यादा वो हुआ है। ठीक है,
आज भारत क्या है, वैज्ञानिक और गणितीय अनुसंधान का, जहाँ कई विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान इस क्षेत्रों में बना हुआ है, ठीक है, और आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट है यूनिट 5, इवैल्यूएशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हो, बट टाइम नहीं है आपके पास, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो 5.1 कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें क्या है, इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, मैंने उस दिन एक वीडियो में और बताया था, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का मतलब मूल्यों का अंकन करना। मूल्यांकन क्या है, कक्षा अधिगम प्रक्रिया के साथ बच्चों के सीखने की जो गति है, उनकी जो अवधारणाएं हैं, ज्ञान है, अभिवृत्ति है, कौशल है, व्यवहार है, या जो अनुभव हैं, उनको जानने के लिए योजनाबद्ध तरीके से साक्ष्यों का संकलन, विश्लेषण, व्याख्या एवं सुझाव देने की प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे हमें जब आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके एप्लीकेशन चेक करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, ठीक है, और इवैल्यूएशन करते हैं। तो मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, विभिन्न विषयों में निर्धारित एवं निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति को जानना, ठीक है। बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तन का पता लगाना, बच्चों में कौन सा परिवर्तन हुआ है, ठीक है। बच्चे के सीखने और समुचित विकास में मदद करना, क्रिएटिविटी में बढ़ावा देना, बच्चे की व्यक्तिगत विशेष ज़रूरतों का पता लगाना, बच्चे की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अध्यापन की उपयुक्त योजना बनाना, बच्चों की रुचि को जानना, कक्षा में चल रही सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, उसके अलावा सेल्फ असेसमेंट के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो इसमें कई टेक्निक्स हैं, जैसे अवलोकन तकनीक है, स्व आख्या या सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक है, टेस्टिंग टेक्निक है, सोसाइटल टेक्निक्स है, प्रक्षेपी प्रोजेक्ट टेक्निक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अवलोकन तकनीक क्या होती है, मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आंखों के द्वारा देखना, अगर हम इसकी मीनिंग पर जाते हैं तो किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर अवलोकित करके उसके व्यवहार को मापन करने की एक प्रविधि है, ठीक है। अवलोकन को व्यवस्थित और औपचारिक बनाने के लिए इसमें क्या करता है, एक अवलोकन करता होता है जो चार्ट, मापनी, परीक्षण या एनेक्डोटल अभिलेख आदि उपकरणों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक में स्वाख्या, मतलब जो सेल्फ रिपोर्ट तकनीक होती है, इसमें मापे जा रहे व्यक्ति से उसके व्यवहार से संबंध में जानकारी पूछी जाती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने बारे में ही सूचना देता है, ठीक है, जिसके आधार पर उसके गुणों को अभिव्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है टेस्टिंग टेक्निक्स। अब टेस्टिंग टेक्निक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो परीक्षण तकनीकी में व्यक्ति को किन्हीं ऐसी परिस्थिति में रखा जाता है उसमें वास्तविक व्यवहार या गुणों को ग्रहण कर दे। मापन व्यक्ति के सम्मुख कुछ परिस्थितियां या समस्याएं रखता है तथा उन पर व्यक्ति के द्वारा की गई प्रतिक्रिया के आधार पर गुणों को नाप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव, समेटिव एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या है, मैंने इससे पहले की वीडियो में भी चर्चा किया था। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, संरचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। संरचनात्मक मूल्यांकन में जब टीचिंग प्रोसेस चल रही होती है, इसमें जो लिखा है उस पर नहीं जाते, मैं आपको सिंपल सा बता रही हूँ। जब टीचिंग प्रोसेस चल रहे होते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हम ये देख रहे होते हैं कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, कितना सीखा है और उसमें कहाँ पर सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपके यूनिट टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, क्लास टेस्ट, ये सारे इसके एग्जांपल होंगे। नेक्स्ट है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन में क्या होता है, मतलब एक निश्चित अवधि पूरी हो जाती है, जैसे अभी आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो ये कौन सा है, समेटिव इवैल्यूएशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सुधार नहीं हो सकती। जो मिड टाइम पे होते हैं, जो यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें सुधार हो सकता है, ठीक है। अगर एक परीक्षण अच्छा नहीं हुआ तो दूसरा करवा लेते हैं। लेकिन योगात्मक आकलन क्या होता है, इसमें सुधार की वो नहीं होती। जैसे आपका इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका सेमेस्टर एंड का एग्ज़ाम,
ठीक है, हमेशा लास्ट में होता है और उसमें प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उसमें सुधार नहीं कर सकते। मार्क्स मिलते हैं, ग्रेड मिलते हैं, बट उसमें सुधार नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, जिसको CCE भी बोलते हैं। तो इसमें बच्चों के विकास के सभी पहलुओं के मूल्यांकन की एक प्रणाली है ये। इसमें क्या होता है, जो नियमित और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे बच्चा कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलती रहती है, ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस, जैसे जैसे बच्चों को पढ़ाते जाते हैं साथ साथ में हम उसका मूल्यांकन भी करते रहते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट इन इवोल्यूशन ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ डेफनेस, ठीक है, मतलब सबसे एडजस्टमेंट इन इवोल्यूशन ड्यू टू लिमिटेशन एंड डेफनेस। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें बहरे जो भी दृष्टिबाधिता होती है उसकी जो सीमाएं होती हैं उनके कारण और मूल्यांकनों में समायोजन, क्या समायोजन कर सकते हैं, दुभाषीय, मतलब जैसे एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म का यूज़ कर सकते हैं या टोटल कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनका इवोल्यूशन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को साइन आती है तो साइन लैंग्वेज में इवोल्यूशन करवा सकते हैं। अगर बच्चे को ओरल आता है तो मतलब एज पर चाइल्ड नीड हम क्या करेंगे, बच्चे की जैसी आवश्यकता है उसके आधार पर उसका इवोल्यूशन कर सकते हैं। उसके अलावा दृश्य साधनों का उपयोग कर सकते हैं, वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों की पेशकश, जैसे मैंने आपको बोला कि साइन लैंग्वेज में अगर बच्चा टेस्ट देना चाहता हो तो साइन लैंग्वेज, नहीं तो ओरल में, ठीक है, रिटन में भी करवा सकते हैं। पर्यावरण में को समायोजित करना, जैसे बच्चे की नीड है पर्यावरण को किस तरीके से समायोजित कर सकते हैं। अगर जैसे यू शेप में क्लासेस में बच्चे ज़्यादा नहीं हो, 6-7 बच्चे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उनकी नीड का ध्यान रखना चाहिए। और उसके अलावा अतिरिक्त समय की अनुमति दे सकते हैं, ठीक है, अतिरिक्त समय की अनुमति मतलब अगर बच्चा नहीं लिख पा रहा है ज़्यादा तो उसको मतलब उसके स्लो लर्नर है, लिखने में दिक्कत हो रही है तो एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। उसके अलावा स्क्राइब भी दे सकते हैं, जैसे राइटर दे सकते हैं, कोई लो विज़न बच्चा है या फिर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उसको राइटर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसके इवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है 5.5, इसमें डिज़ाइनिंग टीचर मेड टेस्ट TMT इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें जो आपका टीचर मेड टेस्ट है, नाम से पता चलता है कि शिक्षण द्वारा बनाया गया परीक्षण, ठीक है। शिक्षण द्वारा बनाया गया परीक्षण क्या होता है, अमानकीकृत होते हैं, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अध्यापक निर्मित परीक्षण जो होते हैं, हमारा तात्पर्य उन परीक्षणों से है जिनका निर्माण कोई अध्यापक अपनी कक्षा के द्वारा, जो भी मतलब हम पढ़ाते हैं विषय, पढ़ाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। एक निश्चित अवधि के अंतर्गत पढ़ाया जाता है जो भी चीज़, उसका मूल्यांकन करते हैं। ये परीक्षण विधि विभिन्न विषयों के लिए तैयार की जाती हैं, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनके लिए तैयार कर सकते हैं। इन परीक्षणों की निर्माण विधि मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण से भिन्न होती है। इसमें परीक्षण वस्तुनिष्ठ होती है, ठीक है, प्रमाणीकृत नहीं होती है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, अध्यापक निर्मित परीक्षण के पद वस्तुनिष्ठ होते हैं हमेशा, ठीक है। इसमें परीक्षण मानकीकृत नहीं होते, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होते। ये परीक्षण सीमित पाठ्य वस्तु के संदर्भ में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार किए जाते हैं। ये परीक्षण किसी भी विषय अध्यापक द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इन परीक्षणों में प्रश्नों के विभिन्न रूपों का समावेश आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। ये परीक्षण संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। वैसे आपका सिलेबस ये पेपर ख़त्म हो गया है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कन्फ्यूज़न नहीं है, समझ में आ रहा है तो भी बता सकते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, मोटिवेशन बढ़ता है। और ऐसे ही बने रहिए, मैं भी आपके साथ बनी रहूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी टीचिंग को और इम्प्रूव करूँ और आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।